हाँ जी। अब आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ? अब आपकी जितनी भी क्लासेस है वो ऐसे ही आपको लाइव करवाया जाएगा। तो ऐप से ही हम लोग करेंगे सारी क्लासेस ताकि प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सके। पिछले क्लास में शायद आपका ही क्लास था, क्लास 12 था ना। मुझे क्लास को सस्पेंड करना पड़ा था क्योंकि कैमरा सही से काम ही नहीं कर रहा था। आज फिर वैसे ही हैंग कर गया, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई है। उस रोज़ ना काफ़ी टाइम तक इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो अभी मुझे समझ में आ गया क्या दिक्कत आती है। एक्चुअली सर आप लोग को जो क्लास लगती है ना वो काफ़ी हाई, ये कह दो कि स्पेस कंज्यूम करता है, तो इसकी वजह से भर जाती है पूरा का पूरा हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क भर जाने की वजह से वो बार बार हैंग कर जाता है। तो अभी पता लग गया है, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कभी ऐसा प्रॉब्लम आता भी है ना तो हम लोग को क्लास ऑफ नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मनीष। चलिए फिर, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देख रहे हैं? तो उसकी रिवीजन आपने किया? बहुत बेसिक बात मैंने बताई थी, यस और नो? और आपसे एकदम बढ़िया से इंटरेक्ट करना, एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। और सभी बच्चे लाइव किया कीजिए। जैसे आज आप सब बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हैं, आप सब बार बार ये करते हो कि लाइव नहीं करते, तो कोशिश किया कीजिए कि आप लाइव क्लास करो। और फिर जो भी दिक्कत हो एकदम बेहिचक उसको डिस्कस कीजिए, खूब डीप में, खूब कंसेप्चुअली और मस्ती में सबको याद करते हुए सीखेंगे। तो आप ये भी मत समझना कि बहुत पैनिक होकर जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, एकदम स्मूथली पढ़ाई करेंगे। तो लगातार आप कनेक्ट करके लाइव क्लास किया कीजिए, किसी बच्चे का क्लास नहीं छूटना चाहिए। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो लाइव नहीं करते उनको भी कहा करो कि क्लास लाइव ही करने के लिए है ना, जितनी भी क्लास लगती है आप लाइव ही कीजिए। चलिए, ओके, चलिए। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं उसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। डन। मैंने आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर के बारे में, अगर आप लोग को याद हो तो। मैंने कहा था इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, याद है आपको? इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, आप लोग याद किए हैं? इलेक्ट्रो का मतलब मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन, यस और नो? और उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रो से मिलता जुलता जो हमारा पार्टिकल है, इलेक्ट्रो से मिलता जुलता जो कण है, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक का मतलब मैंने क्या बताया था? स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, विराम, रेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? विराम। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? उन आवेशों के बारे में जो किस स्थिति में होती है? विराम की स्थिति में। डन। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि आवेश गतिमान भी हो सकता है, यस और नो? आवेश विराम भी हो सकती है, आवेश गतिमान भी हो सकता है। गतिमान में मैंने आपको दो सिचुएशन बताया था, अगर आपको याद हो तो। एक समान चाल से गतिमान और त्वरित आवेश, यानी जो गति है वो त्वरित हो। मैंने बताया था एक समान चाल का मतलब क्या होता है? एक समान चाल का मतलब होता है उसका स्पीड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। आपका स्पीड अगर 10 है तो 10 से ही रहेगा, तो उसको हम लोग ने कहा था कि ये एक समान गतिमान हो गया। और त्वरित में मैंने क्या बताया था कि या तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा या उसकी दिशा बदलेगी। दिशा बदलना भी त्वरण कहलाता है, आप जानते हैं? वेग की दिशा अगर बदले तो वो भी त्वरित गति ही कहलाती है, यस और नो? जानते होंगे शायद आप ये। ओके, ठीक है। जब आप रिकॉर्डेड क्लास ही करते हैं तो उसको प्रॉपर कर लिया कीजिएगा वसीम, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपसे पॉसिबल हो तो लाइव किया करो, नहीं पॉसिबल है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें क्या करेंगे। अभी देखिए इतने सारे कनेक्टेड थे और अभी फिर एक दो एब्सेंट हो गए लाइव में। तो आप सब एब्सेंट क्यों हो जाते हो पता नहीं, पढ़ते पढ़ते लगता है मन भर जाता है 10 मिनट में ही। तो रेगुलर करना है आपको, कंटिन्यूअसली देख लेते हैं सब सही सलामत है, फिर वापस चले जाके सो जाते हैं। और होता क्या है कि जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं उनका बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है, तो आप पेंडिंग मत होने देना। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं, रिकॉर्डेड ही देखते हैं, तो सेम डेज में देख लिया कीजिए, वरना आप पेंडिंग छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हेलो जी स्वाति। चलिए, तो मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो से मिलता जुलता कण कौन सा है? अपना प्यारा सा इलेक्ट्रॉन। ओके। और फिर मैंने कहा था स्टैटिक का मतलब विराम। तो मैंने कहा था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप किसका अध्ययन करते हैं? उन आवेश के बारे में जो विराम में हो, यस और नो शिवम? उन आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं जो किस में हो? विराम में। तो इस पूरे चैप्टर में हमारा आवेश विराम में रहेगा, ये दिमाग में सेट कर लो। क्या सेट करना है?
इस पूरे चैप्टर में जहां भी आवेश की बात की जाएगी आप समझ जाएंगे कि आवेश विराम में है। आवेश में कोई गति नहीं होगा। तो क्या गति हो सकता है? हो तो सकता है। आवेश गति में भी हो सकता है, आवेश विराम में भी हो सकता है। हो तो दोनों ही स्थिति है, सिचुएशन दोनों बन सकती है। लेकिन इस चैप्टर में पूरा का पूरा आवेश विराम में रहेगा। एक जगह पे आवेश रखेंगे, आप मान के चलेंगे वो आवेश वहीं पे रुका हुआ है। ऐसा नहीं कि वो आवेश अपने जगह से कहीं चला, क्योंकि वो अपने जगह से कहीं पे चल के गया तो वो तो गतिमान हो गया। यस और नो? यस, वही मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं। फिर मैंने कहा था कि गति में होने के दो तरीके हो सकते हैं। मैंने बताया था कि एक समान चाल हो सकता है, जहां पे गति एक समान रहेगी, किसी का गति 10 है और हमेशा 10 ही है, यस और नो, तो उसको एक समान चाल कहेंगे। लेकिन त्वरित का मतलब मैंने क्या बताया था? गति का बढ़ना घटना या गति का दिशा बदलना। आप जानते हैं गति का दिशा बदलना भी त्वरित गति कहलाती है। कुणाल, जानते हो आप ये? गति में अगर दिशा बदलती है, आपने सुना होगा वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो वेग की दिशा बदलती है, इसका मतलब ही त्वरित है गति, हाँ या ना? तो जो त्वरित गति होती है, जब दिशा बदलती है, इसका मतलब ही त्वरण है। दिशा या उसका मान कुछ भी बदले तो त्वरित गति है। तो जैसे कोई वेग के बारे में बोला जाएगा आपको कि कोई पार्टिकल है, कोई भी कण है जो अपने स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इसका मतलब वो भी त्वरित है। या अपने वेग के दिशा को परिवर्तन कर रहा है तो वो भी त्वरित है। तो जब भी आवेश आपकी त्वरित गति में होती है तो वो उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय तरंग। और मैंने आपको बताया था तरंग का मतलब क्या? तरंग को वैसे तो हम लोग कहते हैं वेव, लेकिन ये क्या चीज होती है? ये होती है एनर्जी ट्रांसफर। यस और नो? तरंग का मतलब वेव, वेव का मतलब एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर जो होती है एक जगह से दूसरे जगह, जो आपके ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जिसमें माध्यम का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं तरंग। तरंग में एक स्पेशल बात है, पता है आपको? तरंग में एक स्पेशल बात होती है, पता है क्या? तरंग में एक स्पेशल बात यह होती है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है, लेकिन माध्यम नहीं चलती। ऊर्जा स्थानांतरित हो लेकिन माध्यम स्थानांतरित नहीं हो, उसे तरंग कहते हैं। तरंग वास्तविक में ऊर्जा ही है, बट ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करे लेकिन माध्यम ना करे, तो उसको हम लोग कहते हैं तरंग। ऊर्जा चलना चाहिए, यहां से ऊर्जा मूव करके यहां चला गया, है ना? जैसे प्रकाश ऊर्जा, यस और नो? या प्रकाश तरंग। प्रकाश जो आती है आपको सूर्य से, वो क्या होता है? सूर्य से यहां तक प्रकाश आई तो क्या सूर्य भी चल के आया, या क्या बीच का माध्यम भी चल के आया? ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वहां से ऊर्जा चल के आती है, माध्यम नहीं चलता। तो ऊर्जा जो आप तक पहुंच के आ रही है उसे तरंग कहते हैं। ओके, यस और नो? कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड ही कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो जो भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, वो कहलाती है तरंग। बशर्ते की एक शर्त है उसमें, माध्यम नहीं चलना चाहिए। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तरंग तो इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, वैसे 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो तरंग का मतलब ऊर्जा ही होता है, ये बात आप दिमाग में बैठा लेंगे। तरंग का मतलब क्या होता है? ऊर्जा ही होता है। वो ऊर्जा जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाए जबकि माध्यम ना चले, ऊर्जा स्थानांतरित करे लेकिन माध्यम स्थानांतरण ना हो, तो ऐसे तरंग, मतलब ऐसी जो तरंग बनती है उसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा। ये चीजें जो होती है वो तरंग है, और वो तरंग जो बनती है किससे बनती है? ऊर्जा के स्थानांतरण से, जिसमें माध्यम का स्थानांतरण नहीं होता है। आई मीन ऐसी ऊर्जा स्थानांतरण जो होती है बिना माध्यम को स्थानांतरित किए, उसे तरंग कहते हैं। खैर चलिए, ये सब जब आएगा तब देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था आवेश का दो सिचुएशन है, आवेश को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक विराम में और एक गति में। तो ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है उसका क्या परिभाषा है, पूरा एकदम क्लियरली लिख दिया गया था, है ना? विराम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, और आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, वहां से दो गुण आती है, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। इन चीजों को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, ये भी बता दिया था अगर आपको याद हो तो, जिसमें आप विद्युतीय गुण के बारे में भी पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये किससे उत्पन्न होती है? आवेश से। विराम में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और गतिमान होता है, गतिमान मतलब दोनों स्थिति, चाहे वो एक समान गतिमान हो या त्वरित हो, दोनों ही स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होती है। इस बात का भी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था आवेश का प्रकार, यहीं से कहानी शुरू करते हैं। आवेश का कितने प्रकार है ये मुझे बताओ, कौन कौन से प्रकार होते हैं आवेश का? आपने सुना होगा
आवेश के कितने प्रकार जानते हैं सभी लोग? धनात्मक और ऋणात्मक। यस और नो? आवेश के प्रकार में दो आते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई बार बच्चों से पूछता हूं ना कि बताओ आवेश का प्रकार, तो जानते हो क्या बताते हैं? सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है। पहली बात तो न्यूट्रॉन आवेश है ही नहीं, न्यूट्रॉन उदासीन है। यस और नो? न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन। ओके, तो न्यूट्रॉन का तो बात ही नहीं करना है। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन धनात्मक और ऋणात्मक का ही उदाहरण है। प्रोटॉन है धनात्मक, इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक। तो वास्तव में आपसे कोई पूछेगा आवेश, तो आप ये नहीं बोल देंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ना न्यूट्रॉन का तो चर्चा ही नहीं करना, न्यूट्रॉन उदासीन है। क्लियर है? न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन। कैसे बना है? न्यूट्रल से। इस बात का चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था। तो आवेश कितने प्रकार के लेंगे आप? एक लेंगे धनात्मक। धनात्मक को हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव इंग्लिश में। आप सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, जो नहीं जानते सीखिए, प्लस लिख के VE, शॉर्ट फॉर्म पॉजिटिव का, ये लिखा गया पॉजिटिव, धनात्मक। यस और नो? तो एक मेरा हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में नेगेटिव। तो आवेश के कितने प्रकार? दो। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक एंड ऋणात्मक। अच्छा, धनात्मक कौन है? जो हमारे पास बहुत मूल कण है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है अपने पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें कौन है धनात्मक? क्या न्यूट्रॉन धनात्मक है, या इलेक्ट्रॉन धनात्मक है, या प्रोटॉन धनात्मक है? तो आप जानते होंगे शायद, जो आपका प्रोटॉन है वो धनात्मक है। कौन है धनात्मक? प्रोटॉन। लिख लेंगे, हमारा प्रोटॉन कौन है? धनात्मक। तो जो धनात्मक आवेश है वो है प्रोटॉन। उसी तरीके से ऋणात्मक आवेश का एग्जाम्पल कौन है? इलेक्ट्रॉन। यस और नो? हमारे धनात्मक आवेश के बारे में बात किया जाएगा तो वो कौन होगा? प्रोटॉन। और हमारे ऋणात्मक आवेश के बात में किया जाएगा तो वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना है। अच्छा, एक बात मुझे और बताना है, जो अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं और सही मुझे गलत जवाब देते हैं। बताओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में किसका आवेश ज्यादा? बताओ। अच्छा चलो, पहले मैं बताता हूं। आप जानते हैं प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? क्या सब लोग जानते हैं? प्रोटॉन प्लस में होता है, तो प्लस कितना? 1.602। हम लोग 602 नहीं लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। वास्तव में होता है 1.602। तो अब लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यस और नो? जो हमारा आवेश है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। डन? और कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ये क्या होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये होता है 1.602 दोनों तरफ, लेकिन हम लोग लेते हैं 1.6। यस और नो? तो हम लोग जब लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन को लेते हैं -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो मुझे बताइए दोनों में कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन बड़ा है? चैट में सभी बच्चे लिखेंगे, देख के मुझे बताइए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में किसका आवेश बड़ा है? क्या प्रोटॉन का? देखिए सभी का रिप्लाई आ रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। गलत जवाब। सर कैसे? ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है, एक प्लस एक माइनस है। सबसे पहली बात, भावनाओं में नहीं बहना है। वास्तव में यहां पर जो प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक है, वो आवेश का नेचर है, स्वभाव है, प्रकृति है। इसको मैथमेटिकली प्लस माइनस नहीं समझेंगे आप। ये मैथ वाला नहीं है कि बताइए 5 में और -5 में कौन बड़ा? सर 5 बड़ा। यहां प्लस माइनस उसका स्वभाव है। फिर सर आंसर क्या होगा? भाई दोनों का आवेश बराबर है। प्लस माइनस उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। मैथमेटिकली प्लस माइनस को यहां कंसीडर नहीं करना है। कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन बड़ा, आपका आंसर होगा प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक उसकी प्रकृति है, स्वभाव। यस और नो? प्लस माइनस प्रकृति है, उसका स्वभाव है। वास्तव में दोनों आवेश का मान समान ही है। यहां प्लस माइनस को हम लोग मैथमेटिकली नहीं सोचेंगे, यहां प्लस माइनस को हम एक उसकी प्रकृति को सोचेंगे। जैसे मैं कहता हूं एक 25 साल का लड़का है और एक 25 साल की लड़की है, और आपसे बोलेगा बताइए दोनों में कौन बड़ा है? सर लड़का ज्यादा काम करता है, लड़का मेहनती और मजबूत भी होता है, तो लड़का बड़ा हो गया।
अबे नहीं, ये जो बॉय और गर्ल है वो क्या है, इट्स अ नेचर दोनों की। तो यहां पर जो वैल्यू देखेंगे आप, इससे आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन बड़ा है। जो आप यहां पे देख रहे हैं 25 25 दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब दोनों सेम है। सेम मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि यहां प्लस माइनस, जो आप धनात्मक और ऋणात्मक सुन रहे हैं ना, वो धनात्मक ऋणात्मक क्या चीज है, उसकी प्रकृति है। मैथमेटिकली नहीं सोचना है यहां पर, बाकी जगह आप सोचना, यहां मैथमेटिकली आपको नहीं सोचना है। कोई आपसे पूछेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, प्लस माइनस उसकी प्रकृति है। प्रोटॉन का धनात्मक और इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक लिया गया, वास्तव में दोनों की प्रकृति विपरीत है, तो एक को धनात्मक ले लिया गया, एक को ऋणात्मक। क्लियर? तो वो उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, दैट्स इट, वरना दोनों वैल्यू सेम होगा। तो कैसे लिखेंगे सुनना, मैं लिखूंगा प्रोटॉन का जो वैल्यू है, आप जानते हैं मॉड का मतलब वैल्यू होता है, मॉड समझते हैं मॉड? जैसे कोई आपको बोलता है -2 का मॉड, तो वो भी 2 होता है, और कोई बोलता है 2 का मॉड, तो वो भी 2 होता है। तो यहां पे लिखूंगा मैं मॉड, तो इसका मतलब यह है कि आपको चिन्ह नहीं देखना है। तो प्रोटॉन की बात की जाए या इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, दोनों का मॉड यानी दोनों का मान यानी दोनों का वैल्यू सेम है। इज इट क्लियर? सिंपल, यस और नो बोल दो। समझ में आ गया? आज के बाद गलती तो नहीं होगी प्लस माइनस देख के कि प्रोटॉन बड़ा इलेक्ट्रॉन छोटा है, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों बराबर है, प्लस माइनस उसकी प्रकृति है। सर न्यूट्रॉन को क्यों छोड़ दिया आप, न्यूट्रॉन से खफा है क्या? न्यूट्रॉन को नहीं छोड़े हैं, न्यूट्रॉन उदासीन है। न्यूट्रॉन उदासीन का मतलब समझते हैं आप लोग? अच्छा बताओ, आवेशहीन और उदासीन में फर्क आप जानते हैं क्या? आवेशहीन, उदासीन, क्या फर्क जानते हैं दोनों में? उदासीन का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस दोनों हैं। समझिए, जैसे मैं कहूं कि कोई आपके पास ऐसा पदार्थ है, आइए समझते हैं। मैं कहता हूं कि मान लीजिए, ये नेगेटिव था, मैं कहता हूं कि मान लीजिए किसी वस्तु में 2 प्लस 2 माइनस, बोलिए कुल आवेश, आप लिखेंगे सर +2 -2, दोनों मिला के कुल कितना हुआ 0। मुझे बताओ क्या इस वस्तु में प्लस आवेश है? आपका आंसर होगा यस। क्या इस वस्तु में माइनस आवेश भी है? आपका आंसर होगा यस। लेकिन क्या दोनों बराबर है? 2 प्लस 2 माइनस, बोलिए कुल मिला के प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन कुल मिला के 0 है। तो ऐसे को कहते हैं उदासीन, न्यूट्रल। लेकिन आपको मैं कहता हूं एक वस्तु है जिसमें ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ना एक भी प्लस ना एक भी माइनस, ऐसा वस्तु क्या होता है? ऐसा वस्तु होता है आवेशहीन। बड़ी बेसिक सी बात है, लोगों को नहीं पता होता है, या पता भी होता है तो वो कंफ्यूज होते हैं। जिसमें ना प्लस है ना माइनस है, कोई आवेश ही नहीं है, उसको बोलते हैं आवेशहीन। लेकिन प्लस माइनस है, दोनों बराबर संख्या में है, इसलिए कुल मिलके 0 हो गया, उसे बोलते हैं उदासीन। तो जल्दी से मुझे कोई बच्चा जवाब दो, जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होगा या आवेशहीन होगा? आपको क्या लगता है न्यूट्रॉन में क्या होता है? प्लस माइनस दोनों होते हैं या कोई आवेश ही नहीं होता है? जवाब दीजिए। न्यूट्रॉन के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि ये प्लस माइनस दोनों होते हैं या उसमें कोई आवेश ही नहीं होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, स्वाति ने सही कहा। एक्चुअली उसमें प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। क्या होते हैं? प्लस भी और माइनस भी। तो इसमें प्लस आवेश भी होता है माइनस आवेश भी होता है, और दोनों मिलके वो बनता है 0, इसलिए वो उदासीन है। और उदासीन को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल, और इसलिए उससे नाम पड़ा इसका न्यूट्रॉन। और आवेशहीन का मतलब हो गया जिसमें ना तो कोई पहले आवेश था प्लस, ना कोई अब आवेश है प्लस, ना पहले आवेश था माइनस, ना अब आवेश है माइनस, यानी ना प्लस है ना माइनस है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं आवेशहीन। तो अपना न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, याद रखेंगे, छोटी सी बात है बट बड़ा काम का चीज है। अब आगे आपको पढ़ना है, जैसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, जो आपका न्यूट्रॉन है ना, उसमें अलग अलग क्वार्क होता है, एक पार्टिकल होता है क्वार्क, तो क्वार्क्स से मिलके बना होता है, क्वार्क्स कहते हैं उसे। तो उस क्वार्क्स से मिलके बना होता है कौन? आपका न्यूट्रॉन। उसी तरीके से प्रोटॉन भी बनता है। तो अप क्वार्क डाउन क्वार्क सब यूज किए जाते हैं, बट ये सब आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में जरूरत होगी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो न्यूट्रॉन बनता है उसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है, अप क्वार्क्स होते हैं डाउन क्वार्क्स होता है, ठीक है। तो दोनों मिला के फिर बनता है कौन? न्यूट्रॉन। उसी तरीके से प्रोटॉन भी बनता है। तो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है,
आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो सीख जाएंगे। चलिए खैर, तो याद रखिएगा बस इतना सा बात कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। और एक बात आप जानते हैं, इन जनरल हमें जितना भी पदार्थ मिलता है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, जितने भी पदार्थ अपने पास हैं या जो भी हम अपने फिजिक्स में यूज करेंगे, वो सारे पदार्थ उदासीन ही होते हैं। बताइए, आपका शरीर धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश या दोनों बराबर मिलके उदासीन? जल्दी बोलिए, बताइए। या किसी का बात कर लें, हम ऑक्सीजन के ही किसी एटम को ले लें, ऑक्सीजन के परमाणु को ही ले लें, तो वो कैसा होगा? आवेशहीन या उदासीन? बताइए बताइए, क्या उदासीन होगा? किसी भी पदार्थ की बात करेंगे तो उसमें जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, यस और नो? जानते हैं क्या ये सब आप? आपके शरीर की ही बात किया जाए या किसी पदार्थ की बात किया जाए, उसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। इन जनरल हमेशा जितना प्लस उतना माइनस, कुल मिला के क्या? जीरो, यानी कैसा? उदासीन। इस पेन को देखिए, यस और नो? इसको देखिए मुझे बताइए, क्या इसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे? मानते हो कि नहीं? क्या इसमें प्लस माइनस दोनों बराबर होंगे? इसमें जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है बाबू, तो कुल मिला के जीरो। कैसा? उदासीन, न्यूट्रल। मेरे शरीर को देखो, बोलो प्लस ज्यादा कि माइनस? दोनों बराबर। खुद के शरीर को देखो, सर मैं थोड़ा सा मोटा हूं और मेरा पेट भी निकला हुआ है, तो बताइए मेरे में ज्यादा प्लस होना चाहिए ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर चाहे गेंडापन हो या पतलापन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। जो मैं बातें बोल रहा हूं उन सबको गांठ बैठा के दिमाग में सेट कर लेना है। जितने प्लस हैं उतने माइनस है, दोनों मिला के कुल आवेश जीरो है, यानी आपका वस्तु, आपका पदार्थ या आप खुद उदासीन है। ओके? और आपके न्यूट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ये भी आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और मैं इस पदार्थ की बात करूं तो देखो, 2 प्लस 2 माइनस कुल मिला के क्या हो गया? जीरो। यस और नो? और जिसमें कोई आवेश है ही नहीं, ना प्लस ना माइनस, उसे कहते हैं आवेशहीन। प्लस माइनस है और मिलके जीरो हुआ तो उदासीन, है ही नहीं तो आवेशहीन। तो हमारी जितनी भी बॉडी की बात होगी, जिस भी वस्तु का बात करेंगे, जिस भी पदार्थ का बात करेंगे, वो सब उदासीन होगा, आवेशहीन नहीं। उदासीन का मतलब उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा। क्लियर है? चलिए, फिर मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में देखेंगे तो एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है। अपना धनात्मक का उदाहरण है प्रोटॉन और ऋणात्मक आवेश है इलेक्ट्रॉन। दोनों का मान बराबर होता है, प्लस माइनस उसकी स्वभाव है, प्रकृति है। यस और नो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है? अब जब आपने समझ लिया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, तो अब आपको यह भी जानना पड़ेगा क्या कि धनात्मक आवेश यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना और ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना। तो आप लिख लेंगे, यह वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा बाबू। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू, या मैं पूरा ही लिख देता हूं, 1.673 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। लेकिन आप सॉल्यूशन के लिए 1.67 का ही यूज करेंगे। वास्तव में 1.673 होता है, लेकिन आप यूज करेंगे 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। देख लीजिए। वहीं पे अगर बात की जाएगी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का बाबू, तो उसके लिए आपको याद रखना है 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। सर ये याद करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये वैल्यू है, ये एक डेटा है, मुझे भी याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। कभी भी प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए 1.673, जो कि 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg है। और अगर आपको प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, ये प्रोटॉन का था, इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। यस और नो? याद होते जा रहा है? यस और नो? तो जब भी आपको प्रोटॉन के बारे में बोला जाएगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg आप यूज करेंगे। होता 3 है, लेकिन कैलकुलेशन में 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 1.67 ही रहेगा। और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -27, और यहां पर हो जाएगा 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। आप बताओ तो मुझे देख के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में ज्यादा भारी कौन? किसका द्रव्यमान ज्यादा? पूछता है क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, जवाब देना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन भारी? जल्दी बताइए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन भारी? किसका द्रव्यमान ज्यादा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में किसका द्रव्यमान ज्यादा? आप जहां कहोगे मैं उसी पे टिक आउट कर दूंगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जिधर आप बोलोगे मैं घुमा दूंगा।
इसमें कौन सा द्रव्यमान ज्यादा? बिल्कुल सही जवाब स्वाति ने दिया, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है बाबू, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है। सर कैसे सर, ये तो 1.67 है, ये 9.11 है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। बेटा यहां भी देखना है, 10 टू दी पावर -27 और यहां 10 टू दी पावर -31, तो क्या हुआ, 31 बड़ा होता है? 31 नहीं, यहां -31 है और यहां -27 है। अब बताओ -31 और -27 में कौन बड़ा होगा? यस और नो? और वैसे भी 10 टू दी पावर है तो डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा, नीचे जाएगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 27 और ये जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -31, तो ज्यादा डिवाइड हो जाएगा ना। ओ, इसीलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो आपको एकदम ब्लाइंडली जवाब देना है प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन में 10 टू दी पावर -27 है और इलेक्ट्रॉन में 10 टू दी पावर -31 है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये द्रव्यमान का बात हुआ है, आवेश में पूछा जाएगा दोनों में से कौन बड़ा, तो आप बोलेंगे दोनों समान है, उसकी प्रकृति प्रोटॉन की प्लस है और इलेक्ट्रॉन की माइनस है। लेकिन द्रव्यमान की बात की जाएगी तो वे हिचक आप बताएंगे उनको कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। और क्या आप जानते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उससे भी ज्यादा होता है? यस और नो? चलो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा बस। जो अपना न्यूट्रॉन होता है, देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर बात किया जाए प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब लेते हैं। प्रोटॉन के द्रव्यमान का बात किया जाए 1.673 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg लेते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन का, ये डेटा लिख लेंगे, सभी बच्चे याद भी रखेंगे, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब लिया जाता है। और वहीं पे बात किया जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg लिया जाता है। कई बार ऑप्शन ग्राम में भी दे देता है, ये सब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो भी बताया वो केजी में बताया है, ग्राम में दे देगा और आप -31 ही मार के आ जाएंगे तो हो गया कमाल। ये सब देख के सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं है कि कुछ से कुछ रट लोगे। चलिए देखते हैं अगला। कोई आपसे पूछेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था, कोई आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन का, किसका? न्यूट्रॉन का, अलग से सीख लेते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रॉन का कोई आपसे पूछेगा, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है ना। और मैंने बताया जैसा कि आपको अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स से मिलके बना होता है, एक अप क्वार्क्स होते हैं, दो डाउन क्वार्क्स होता है ना, तो उसमें प्लस माइनस दोनों होता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जब भी आपको न्यूट्रॉन का बात किया जाएगा तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों मिलके क्या बनेगा? जीरो। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो देख लीजिए 1.675। प्रोटॉन में कितना था बाबू? 1.673। न्यूट्रॉन में कितना है? 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। यस और नो? अच्छा न्यूट्रॉन कैसे बनता है जानना है किसी को? तो मैं बता दूं, न्यूट्रॉन बनता है अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स से मिलके। और कितने डाउन क्वार्क्स होते हैं? 2 बार डाउन क्वार्क्स होता है। चलो बताता हूं, जान लो बस नॉर्मली ऐसी। अप क्वार्क्स क्या होता है? ये होता है +2/3e और डाउन क्वार्क्स -1/3e और फिर -1/3e। दोनों को मिलाओ, ये हो गया 2e/3 और -2e/3। ओहो, 0 ऐसे बनता है। 2/3e जो होती है प्लस में उसको अप क्वार्क्स बोलते हैं और -1/3e जो होता है उसको डाउन क्वार्क्स बोलते हैं। डाउन 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 नीचे, माइनस, अप 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 प्लस। अप है तो ज्यादा 2/3, डाउन कम, नीचे -1/3। थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आपको। खैर ये सब कम बातें यूज होती है बट फिर भी क्वार्क्स कहते हैं इसे, क्वार्क्स। ये जो मैंने आपको बताया अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स है ना, टॉप क्वार्क्स बॉटम क्वार्क्स, ये सब होते हैं अलग अलग 6 टाइप्स के होते हैं। खैर आपके सिलेबस में नहीं है इतना, तो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है विशेष, बस इतना जान लीजिए है ना। स्ट्रेंज होता है, चार्म होता है, तो ये सब छोटी मोटी छोटा मोटा उसका नाम है। बट आप इतना समझ लो कि जो न्यूट्रॉन होता है वो प्लस माइनस मिलके 0 होता है। अच्छा एक बात आप सोचो, न्यूट्रॉन में प्लस भी और माइनस भी दोनों मिलके बना,
इलेक्ट्रॉन में प्लस भी और माइनस भी दोनों मिला तो बना। तो मुझे बताइए, क्या वो प्लस यानी प्रोटॉन, क्या वो माइनस यानी इलेक्ट्रॉन दोनों से ज्यादा भारी होगा? थिंक अबाउट इट, यस और नो। मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रॉन में प्लस भी माइनस भी, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब प्रोटॉन जैसा कुछ, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ, दोनों से मिलकर बना। तो क्या उसका द्रव्यमान दोनों से ज्यादा होना चाहिए? दोनों से मिलकर बना, सोचो, दोनों को आपने कंबाइंड किया, प्लस को भी माइनस को भी, दोनों से मिलकर बना, तो क्या उसका द्रव्यमान, याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपको बता दूं, जिस साल मैंने मेंस का एग्जाम दिया था उस साल भी आया था, 2012 में। तो क्या आया था? यही दे दिया था, इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें दिया हुआ था वही सीक्वेंस बना के। तो आप याद रखेंगे न्यूट्रॉन सबसे भारी। अब ये याद ही नहीं रहता बच्चों को, तो मैं ऐसे कहता हूं याद करो, न्यूट्रॉन का मतलब उदासीन, न्यूट्रल, प्लस भी माइनस भी, तो प्लस माइनस दोनों है इसमें, तो दोनों से ज्यादा भारी, दोनों मतलब प्रोटॉन से भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा, तो सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन। अगर आप मेरे टेक्निक को समझ पा रहे हैं, और वैसे भी देखिए, इसमें तो प्रोटॉन सबसे बड़ा था, प्रोटॉन से भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं फिर बताऊं, न्यूट्रॉन का भी जब कैलकुलेशन के लिए लेते हैं तो 1.67 ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि कौन भारी सबसे ज्यादा, तो आपको न्यूट्रॉन बोलना पड़ेगा। यहां 3 है, यहां 5 है, बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। कैलकुलेशन जब करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 1.67 ही लेना है। लेकिन अगर कोई पूछ दे तो आपको बोलना पड़ेगा न्यूट्रॉन सबसे भारी है। तो यहां पर सीक्वेंस क्या बन जाएगा? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम, क्या सबसे भारी न्यूट्रॉन, देख लो 675। और इससे पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ज्यादा भारी कौन? प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन के बाद आएगा प्रोटॉन, और सबसे हल्का इसमें कौन? इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे और लगा लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। न्यूट्रॉन उदासीन है, प्लस माइनस दोनों की कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये प्लस से भी ज्यादा, माइनस से भी ज्यादा, प्लस कौन? प्रोटॉन, माइनस कौन? इलेक्ट्रॉन, दोनों से ज्यादा, यानी न्यूट्रॉन जो है वो दोनों से ज्यादा भारी है। और इसके बाद आती है प्रोटॉन, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। तो ये बेसिक सा चर्चा था किसके ऊपर? आवेश के प्रकार के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि आवेश क्या चीज है? बहुत आपने आवेश की बात की, धनात्मक, ऋणात्मक, आवेश विराम, गतिमान। ये आवेश होता क्या है? आवेश क्या होता है जानते हैं आप? जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। सर ये क्या बात कर रहे हो? अरे यार, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, हम जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम क्या था? विद्युत चुंबकत्व। विद्युत का मतलब विद्युत क्षेत्र, अरे विद्युत का मतलब विद्युत क्षेत्र, और चुंबकत्व का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ये किसका गुण है? आवेश का। विराम में विद्युत क्षेत्र और गतिमान में चुंबकीय क्षेत्र, यस और नो? क्या इस बात का पूरा चर्चा एक क्लास किए थे कि नहीं किए थे? विराम में विद्युत क्षेत्र और गतिमान में चुंबकीय क्षेत्र, यस और नो? यस। तो विराम में विद्युत क्षेत्र और गतिमान में चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दोनों गुण आए ना इससे। इसका मतलब जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा? ये आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकत्व, यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो यार परिभाषा रटने की क्या जरूरत है, खुद से बना दो। क्या आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो क्या कर सकता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। देखिए आपके सामने है, कोई आपसे पूछे आवेश क्या है, खुद से बताओ। क्या आवेश विराम में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? क्या आवेश गतिमान होकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो बन गया ना परिभाषा। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। और आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाती है ना, तो बल भी लगता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते हैं तो बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को गतिमान करते हैं तो बल लगता है। इसका मतलब क्या ये बल का भी अनुभव करेगा? यस। तो जो आपका आवेश होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। किसको उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को। नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, जाके लास्ट लेक्चर देखो जो पहले पढ़ाया गया था। विराम आवेश का मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना और गतिमान आवेश का मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो आवेश वो गुण होता है किसी भी पदार्थ का जो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, तथा क्या इसके प्रभावों को अनुभव भी कर सकता है। अरे इसके प्रभाव को अनुभव करने का मतलब, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके प्रभाव को अनुभव करने का मतलब यह है कि यह आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल महसूस करता है।
क्या आप पे बल लगेगा तो आप बल अनुभव करेंगे? क्या कभी चुंबक के साथ आप खेले हो, जब आप उसको पास रखते हैं और आकर्षण होती है, मान लीजिए एक नॉर्थ एक साउथ है, विपरीत में पता है ना आकर्षण होता है, तो जब आकर्षण होता है पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को खींच रहा होता है, क्या आपको अनुभव होता है, महसूस होता है? वही अनुभव क्या है? एक बल। अरे यस और नो? जो आप अनुभव कर रहे हैं वो क्या चीज है? बल। इसका मतलब आवेश क्या चीज है? पदार्थ का वह गुण जो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके प्रभावों को भी अनुभव करेगा। यस और नो? तो जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इसके प्रभावों को भी अनुभव कर सकता है। कैसा प्रभाव? बल वाला प्रभाव। कैसा प्रभाव? विद्युत क्षेत्र होगी तो विद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगी तो चुंबकीय बल लगेगा। याद करो, विद्युत क्षेत्र है तो कौन सा बल? विद्युत बल। चुंबकीय क्षेत्र है तो कौन सा बल? चुंबकीय बल। यानी विद्युत बल चुंबकीय बल का भी अनुभव करेगा, उत्पन्न भी करेगा इस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बलों का भी अनुभव करेगा। उसे कहते हैं आवेश। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इसके प्रभावों को, या बोल सकते हो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होने पर बलों को अनुभव कर सकता है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? आवेश। उम्मीद करता हूं कि आपको परिभाषा याद हो गया होगा। प्रकार आपने देख लिया। तो ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। न्यूट्रल, न्यूट्रल से बना है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रल का अर्थ होता है उदासीन, और उदासीन का मतलब होता है जितने प्लस उतने माइनस। यस और नो? और जो अपना न्यूट्रॉन बनता है वो क्वार्क्स से मिलकर बनता है, क्वार्क्स कहते हैं इसे। ये भी 6 प्रकार का होता है, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, स्ट्रेंज, चार्म। बट इससे अपने को कोई विशेष मतलब नहीं है, बस ये समझ लो कि अप क्वार्क्स होता है 2/3e और डाउन क्वार्क्स होता है -1/3e। इसको किसी भी तरीके से 0 बनाना है तो 2/3e और डाउन क्वार्क्स 2 बार -1/3e, -1/3e, जब सबको जोड़ेंगे तो बनेगा 0। इसलिए आपका जो कोई पूछ दे न्यूट्रॉन कैसे बना, तो बोलना एक अप क्वार्क्स 2 डाउन क्वार्क्स, इतना याद रखना सिर्फ। अप क्वार्क्स का मतलब +2/3e और डाउन क्वार्क्स का मतलब -1/3e। बट अपने काम का ये सब नहीं है ज्यादा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने चर्चा कर लिया बहुत प्यारा सा, सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन। फिर कौन? प्रोटॉन। फिर कौन? इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं, बताना जरा, आप ही के लिए है। आपने ये तो कह दिया कि सबसे भारी न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। चलो फिर से लिखता हूं, सबसे भारी न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। डन? लेकिन मुझे ये बताइए, जो हमारा प्रोटॉन है वो कितना ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से? कितना गुना है इलेक्ट्रॉन के? जो हमारा प्रोटॉन है वो कितना गुना भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में? मतलब दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब तुलना। तुलना को इंग्लिश में कहते हैं क्या? रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब हो गया कंपैरिजन, आपेक्षिक। याद रखेगा, रिलेटिव का मतलब होता है दो चीजों के बीच में तुलना। यस और नो? कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, उसको हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक। सुना होगा आपने नाम कभी, आपेक्षिक द्रव्यमान या सापेक्ष द्रव्यमान, सब एक ही चीज होती है। तो जरा सा लिख लेते हैं एक टॉपिक छोटा सा, रिलेटिव मास यानी क्या? आपेक्षिक द्रव्यमान। यस और नो? अरे तुलनात्मक, नथिंग एल्स। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, दोनों में तुलना करना है। तो बताइए, जैसा कि आपने कहा कि सर प्रोटॉन भारी है, तो मेरा क्वेश्चन है प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन का कितना गुना है? सर वो कैसे निकालेंगे हम? वेरी सिंपल, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सोचो कैसे निकालोगे। जो हमारा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, कैसे निकालोगे? भैया जो आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान था उसको इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे दीजिए। इसको भाग दे के देखिए, मैं देऊ के देखा हूं, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप देके देखिएगा। ये निकल के आएगा 0.15 रहता है बटा 1836 ही लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये आपको केमिस्ट्री में भी यूज आ जाएगा, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट मैं बता दिया हूं। हमारा जो प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा भारी है। 1836.15 आता है लगभग, लेकिन आपको 1836 आप कहोगे तो मैं डिवाइड करके दिखा सकता हूं। अपने फोन का कैलकुलेटर निकालो मेरे जैसे और
डिवाइड करके देखते हैं। चलो, क्यों रटना, आपके सामने करता हूं, आपको प्रैक्टिकली फील आएगा। देखो 1.673 डिवाइडेड बाय 9.11, ये लीजिए। अरे तू हैंग क्यों कर गया? चलो मैं दिखाता हूं, ये बेचारा काफी ओवरलोडेड है। तो आप खुद से करके देखिए, खुद से करके देखिए, ताकि आपको लगेगा कि मास्टर कुछ रटा नहीं है, वो इत्तेफाक से याद हो गई है। देखो यहां आप भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी याद हो जाएगा। तो आप भी प्रैक्टिस किया करो, इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, जितना परफेक्शन आएगा धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएगी, स्वैग आएगा। फिर ये आ रहा है 1.67 को डिवाइड किया हमने 9.11 से, एक सेकेंड का वक्त दीजिए। ये निकल के आ गया 1.67 को नहीं, एक्चुअली 1.673 को करते हैं 9.11 से। देखिए ये क्या आया, ये आ रहा है 1836.44। 1.673 को 9.11 से डिवाइड कर दिए, और फिर यहां देखिए -27 है और यहां क्या है -31। तो कितना बच गया बीच में? 27 और 3 और ये 1, तो ये आपका आ गया 10 टू द पावर 4। उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप करेंगे एग्जैक्टली आपको चाहिए तो ये ऐसे निकल के आया है। 1.67 को जब मैंने इतने को डिवाइड किया ना, तो ये निकल के आया था 0.183644, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये 27 31, तो जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। और इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, ये 1836.44 ऐसा कुछ आ रहा है। किताबों में 1.5 लिखा रहता है, तो यही आपका आया, लेकिन हम लोग लेते हैं 1836, यानी 1836 गुना है कौन? आपका प्रोटॉन। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। काफी डीप में जाके आपको बता रहा हूं इन चीजों को, बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। नेक्स्ट, तो देखिए अगला उसी तरीके से कोई आपसे बोले कि बताइए भैया न्यूट्रॉन का क्या सीन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के तुलना में कितना गुना भारी है, करके देख लो। न्यूट्रॉन के लिए आप निकालो 1.675, सेम काम करने वाले हैं, खुद से कर लेंगे। अब मैं ज्यादा करके नहीं बताऊंगा, मैं वैसे करके दिखाता हूं ये कितना आता है। आज ये करके देखते हैं, ये आता है, मैंने कैंसिल कर दिया था, देख लेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप की कैलकुलेशन रहे खुद से करके देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में डेटा लिखा रहता है, केमिस्ट्री वाले सर भी आपको ये सब लिखवाते होंगे, तो याद क्यों करना यार, कोशिश किया करो कि आप प्रैक्टिकली उन चीजों को समझो, फील करो। देखो ये कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है, जब इसको डिवाइड किया मैंने 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 को फिर मैंने 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 से डिवाइड किया, यह आ गया 0.183863, और इंटू इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 टू द पावर 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1838.63, यानी 1838 पॉइंट, जो बुक्स में लिखा रहता है वो लिख देता हूं 68 लिखा रहता है, लेकिन इसको हम लेंगे कितना, हमको इतना वैल्यू पॉइंट के बाद याद करने की जरूरत नहीं है। 1838 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देख लीजिए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको फिजिक्स में नहीं है, आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, जितना पता होगा उतना बेटर आप समझेंगे। तो कोई आपसे अगर पूछ देता है कि बताओ प्रोटॉन कितना गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, आप बोलेंगे 1836। कोई आपसे पूछ देता है प्रोटॉन कितना भारी है, न्यूट्रॉन कितना भारी है इलेक्ट्रॉन से, 1838। बाकी आप डिवाइड करके खुद भी निकाल सकते हैं, कितना टाइम्स ज्यादा है कितना टाइम्स कम है। कितना टाइम्स ज्यादा है इसलिए ज्यादा वाले को कम से डिवाइड कर दिए, पता लग गया इतना टाइम्स ज्यादा है। यस और नो? क्या चीजें बहुत आसान है? क्या आप डिवाइड करके देखे तो मैंने जो कहा वही आया? क्या आप सेटिस्फाई हुए? तो कोई आपसे पूछ दे कि दोनों में कंपैरिजन करके बताने के लिए, तो आप ऐसे बता सकते हैं, सिंपल। तो आपने क्या समझा, आवेश कितने प्रकार के, दो, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में प्रोटॉन, ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन। ये प्लस माइनस क्या है, उसकी प्रकृति है, बड़ा छोटा कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में दोनों का आवेश बराबर है, लेकिन द्रव्यमान की बात की जाए तो ज्यादा भारी कौन? न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो याद रखिएगा। ये वाली जो वैल्यू मैं बताया हूं केमिस्ट्री में काम आएगा, चूंकि चर्चा हो रहा है तो मैंने सोचा आपको डीप में बता दूं। आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कब करता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न? जब विराम में हो, और चुंबकीय क्षेत्र जब गतिमान हो। कौन से गतिमान? दोनों, एक समान त्वरित, दोनों में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, लेकिन विराम में सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, ज्यादा समझना भी नहीं है वरना आप ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, फिर पता चला उल्टा तुम मुझे पढ़ा दिया। तो इसलिए जितना आपने समझा बहुत है, इन सभी चीजों को बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन। तो इतना चीज को आपको बढ़िया से याद करना है। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, तो वही हमने कंपैरिजन किया इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के द्रव्यमान के साथ, तो प्रोटॉन भारी महसूस हुआ कितना, 1836। और उसी तरीके से हमने न्यूट्रॉन का जब कंपैरिजन किया इलेक्ट्रॉन के साथ तो 1838। तो इन सब छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बस रिवीजन करते रहिए। ओके, तो लगातार रिवीजन करना, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए, और क्लास बिल्कुल लाइव किया कीजिए। आप सब रेगुलर लाइव क्लास किया करो, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये सजेशन है, कोशिश कीजिए कि आप लाइव क्लास कर सके। चलिए, मैथ वाले सर आपका वेट कर रहे हैं, फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पूरा रिवीजन करके आनी है स्टार्टिंग से एंड तक। जब चैप्टर स्टार्ट हो तो उस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके जहां तक पढ़ाई हो जाए वहां तक पर डे रिवीजन करना है। चलिए, थैंक यू, बाय।